आता नेक्स्ट पीवीज करायचे आहेत, सो यू हैव टू लर्न दैट ऑल्सो. सो फर्स्ट वी नीड टू नो कि हमारे को देर आर मल्टीपल शेप्स ऑफ पेल्विस विच आर अवेलेबल. ओके, मेल पेल्विस फीमेल पेल्विस थोड़ा डिफरेंट होता है. सो फीमेल पेल्विस में इनर बाउंड्रीज कैसी दिखती है उसके हिसाब से उसको नाम दिया हुआ है. गायनिकॉइड पेल्विस, एंड्रॉयड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस एंड प्लैटिपॉइड पेल्विस. कोई पेशेंट में एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बिल्कुल ही ख़राब होता है तो वो पेशेंट को हम बोलते हैं प्लैटिपॉइड, जिसके अंदर ट्रांसवर्सली ओवल है. ये कैसा रफली गुड ओवल टाइप का पेल्विस है, राइट. तो पश्चिम में ये बहुत ही फ्लैट होता है, यानी यहाँ पे सिर्फ इतनी स्पेस मिलती है, राइट. ऐसे तो अच्छा है लेकिन आगे पीछे कुछ नहीं होता, राइट. दैट इज़ कॉल्ड एज प्लैटिपॉइड पेल्विस. कोई पेशेंट में एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ये तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जो दोनों बोन्स है वो ऐसी होती है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड एज एंथ्रोपॉइड पेल्विस. ओके, कोई पेशेंट में द पेल्विस इज एंड्रॉइड, सो वहाँ पे फेयरली इनफ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है और ट्रांसफर्स भी ठीक होता है. गायनेकॉइड पेल्विस का मतलब क्या होता है, द ओवल डायमीटर्स आर गुड. दिस इज़ वन थिंग. ओके, सो since labor and physiology we cannot learn all together, today we will focus on anatomical aspects of the pelvis. So anatomy में पहले हम आपको बताएंगे कि clinical pelvimetry कैसे करें. When a patient comes in labor, जब भी पेशेंट लेबर में आता है या फिर पेशेंट जब 9 मंथ का हो जाता है, हम ओपीडी में देख के उसको गायनेक डिसाइड करके बता देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगा कि नहीं होगा. तो दैट जजमेंट इज़ कॉल्ड एज पेल्विमेट्री. वेन एवर यू हैव योर क्लाइंट्स हु आर टेकिंग बर्थिंग सेशंस फ्रॉम यू, एंटीनेटल सेशंस फ्रॉम यू, आप उनको पूछते हो कि आपके गायनेक ने पेल्विमेट्री में आपको क्या बोला है, ठीक है. एंड पीपल आर क्वाइट अवेयर दीज डेज. सो पेल्विमेट्री में गायनेक ने क्या बताया है कि पेल्विस एडिक्वेट है या सेफेलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन है, इज़ द बेबीज हेड बिग, एंगेजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब समझना इंपॉर्टेंट होता है, राइट. सो पेल्विस में देर आर 3 important things which we need to know. एक है अपना inlet. Okay, this is called as the inlet. This portion is going to call as the inlet. Okay, this center portion is called as the cavity and outlet is guarded by these borders. Okay, will not go very detailed anatomy में, but at least female pelvis के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए. So these are which bones? This is ilium and then this is ischium. Okay, so ilium, ischium, so this are constituting the pubic bone. This is your sacrum. This is the ala of the sacrum. Okay, so जब भी patient OPD में आती है 36-37 वीक्स पे, एंगेज हुआ है कि नहीं. सो एंगेजमेंट का मतलब क्या, वेदर द हेड हैज़ पास्ड थ्रू दिस डायमीटर. व्हाट इज़ दैट, इनलेट. वेदर द हेड हैज़ क्रॉस द इनलेट. ड्यूरिंग द लेबर हेड इनलेट से लेके आउटलेट तक ट्रॅव्हल करता है, जिसको बोलते हैं डिसेंट. आपण विचारतो ना हेड डिसेंट झाला आहे का. सो डिसेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस थ्रू आउट द लेबर. ड्युरिंग द लेबर पूर्ण वेळ डिसेंट होत असतो. आणि मग आउटलेटचा अर्थ काय असतं, डिलिव्हरी. सो वेदर द हेड हैज़ कम टिल द रेंज ऑफ आउटलेट, वेदर द हेड हैज़ रीच द पेरिनियम. हाँ, कभी कैसे होता है, पूरा डायलेट हो चुका होता है लेकिन डिसेंट ही प्रॉपर नहीं होता है. मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम था, पेशेंट के मिड कैविटी में. कभी कभी डायलेट भी हो गया, डिसेंट भी हो गया, लेकिन बाहर ही नहीं आ पाया. मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम था, आउटलेट का. यूजुअली आउटलेट प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मिस क्या होता है, मोस्टली इनलेट की प्रॉब्लम से वो मिस हो जाती है, क्योंकि कभी कभी इनलेट इज़ गार्डेड बाय लॉट ऑफ मसल्स. सो लेबर के वक्त में वो मसल्स कैसे रिएक्ट करेंगी, कितना स्ट्रेच होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि एक डिफिकल्ट पेशेंट डिलीवर होगी कि नहीं होगी. एंड दैट्स वेयर फिजियोज वर्क एट. यू कैन वर्क एट द इनलेट एंड द आउटलेट and the cavity, because the cavity is governed by a lot of muscles. If you work on those muscles during their physiotherapy, the patient can gain better stretchability for labor. So the muscles, you're supposed to know what are the external muscles and what are the internal muscles. So muscles में levator, ani, coccygeus, यहाँ पे कुछ muscles होते हैं जिनको हम लोग levator, ani, coccygeus and perineum का ये floor form करते हैं. Okay, so now whenever we do PV in the OPD, तो 2-3 चीज़ें हम लोग OPD में करते हैं. सबसे पहले जब आप पीवी एग्जामिनेशन करो, योर एल्बो शुड बी हॉरिजॉन्टल सो दैट योर हैंड इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स. इफ़ योर हैंड इज़ गोइंग अपवर्ड्स, एल्बो विल बी डाउन, जिसका मतलब है आप कहाँ हिट करोगे, प्यूबिक बोन को. और फिर आपको क्या लगता है, पेशेंट को ऑपरेट ही नहीं कर रही है, बिकॉज यहाँ पे सारा यूरिनरी ब्लैडर रहता है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स रहते हैं और एंटीरियर फॉर्निक्स जो है वो शॉर्ट रहता है. ठीक है, सो व्हाट वी डू इज़, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी डू अ पीवी, द फर्स्ट थिंग वी ट्राई टू सर्च इज़ द sacral promontory. This is called as sacral promontory. So when we insert our hand, we try to go down below the cervix and we try to reach the sacral promontory. अगर आप पीवी करते हुए पेशेंट की sacral promontory तक पहुंच रहे हो
तो ये हमें कौन सा डायगोनल मिला है, दिस इज कॉल्ड एज द डायगोनल कॉन्जुगेट। एक इंपॉर्टेंट डायमीटर रहता है जो हमको पता होना चाहिए। अगर पीवी करते हुए आपको पेशेंट की ये बोन फील हुई, इसका मतलब क्या है कि स्पेस कम है। जिस पेशेंट में स्पेस ज़्यादा होगी ये डिस्टेंस बड़ा होगा, राइट, तो आप पहुंच नहीं पाओगे वहाँ पे। सो इफ़ यू कैन फील द सेक्रल प्रोमोन्ट्री दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है, द कैविटी कैन बी गड़बड़, ओके, द स्पेस कैन बी लेस। सो वंस यू रीच द सेक्रल प्रोमोन्ट्री, यहाँ जाने के बाद स्लोली ट्रेस द whole of the sacrum and try to come near the coccyx. So first is put your hands deep inside, try to slowly come down till the tip of the sacrum. Once you come till the tip of the sacrum, you will feel this bone, and when you gently nudge it, you can feel that this bone will move a bit behind like this, okay. This stretchability you can improve during your physios. So knowing which bone is going to move in the patient is important. So you cannot be flexing and making them do workouts towards the right and the lateral aspect. इसीलिए हम मलासनास वगैरह पे फोकस करते हैं या स्क्वाट्स पे फोकस करते हैं ड्यूरिंग द एंड ऑफ द लेबर, ठीक है। सो फर्स्ट यू गो इज योर डायगोनल कॉन्जुगेट, आप रीच करो सेक्रल प्रोमोन्ट्री को, दिस डायमीटर इज गोइंग टू बी द डायगोनल कॉन्जुगेट। इफ यू हैव रीच द सेक्रल प्रोमोन्ट्री, यू कैन डायरेक्टली टेल दैट द pelvis is inadequate. Then slowly you go to the promontory, come down, then stretch your fingers. When you stretch your fingers, the first diameter which you hit is the ischial spine. The distance between the two ischial spines will tell you about the mid cavity. अगर ये ischial spine को मैं ऐसे टच कर पा रही हूँ, मतलब the distance is less than 10 सेंटीमीटर. So अगर ये less than 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है कि स्पेस थोड़ा सा inadequate है, राइट। सो अगर आपको ये दोनों ischial spine साथ में आपके फिंगर से फील हो रही है, मतलब डेफिनेटली द डिस्टेंस इज लेस देन 10 सेंटीमीटर, तो ये पेशेंट में वापस से अटकने का चांसेस है। थोड़ा और नीचे आते हुए आप, तो आपको ये इशियल टुब्रोसिटी जिस पे हम बैठते हैं, हम सब अपना इशियल टुब्रोसिटी को पाल्पेट कर सकते हैं। जो बोन हम बैठने के बाद हिट होती है हमको हमारे हाथ से, दैट इज़ द इशियल टुब्रोसिटी। सो जब हम बैठते हैं वी सिट ऑन दिस बोन, जब हम सोते हैं तो ये बोन थोड़ी आगे आ जाती है, राइट। सो इशियल टुब्रोसिटी इज दिस स्पेस, ओके। सो इशियल स्पाइन आपने मेजर किया, और फिर आपको देखना है कि ये लैटरल वॉल कैसे, अगर ये यहाँ के मसल्स लैटरली कॉन्वर्जेंट है, ऐसे आ रहे हैं आपके फिंगर्स, मतलब लैटरल वॉल्स आर कॉन्वर्जेंट, यानी ये पेशेंट अगेन मिड कैविटी में अटकने का रिस्क रहेगा। अगर आपको ये फील नहीं हो रहा है, बहुत दूर है, आपको बहुत उंगली स्प्रेड करनी पड़ रही है, इसका मतलब ठीक है, द पेल्विस इज गुड। तो फर्स्ट वाज डायगोनल कॉन्जुगेट, second is the lateral diameters, the lateral pelvic wall. Then when you come down, you come to the ischial tuberosity. So now I have told you two diameters, one is for the inlet, second is for the cavity. बाहर में we check two diameters. We always insert our knuckles, okay, in between the ischial tuberosity. अगर पेशेंट के ischial tuberosities के बीच में मेरे 4 knuckles एवरेजली फिट हो जाए, इसका मतलब उसका आउटलेट अच्छा है। सो आउटलेट का डाउट आपको आउट हो जाता है। अगर आपके नकल्स इंसर्ट ही नहीं कर पाओगे तो इट इज़ टिपिकल आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है पेशेंट में। द फोर्थ इंपॉर्टेंट डायमीटर इज़ योर सब प्यूबिक एंगल। सो ये सब प्यूबिक एंगल जो है इट शुड बी वाइड। कभी कभी कोई पेशेंट में ये स्पेस बहुत नैरो होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अक्यूट एंगल। अगर ये एक्यूट रहेगा मतलब अगेन आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। सो इट इज़ ओके टू मिस मिड कैविटी थिंग्स, बट अगर आप आउटलेट मिस कर जाते हो तो वो टाइम पे क्या होता है, पेशेंट डायलेट भी हो जाती है, डिसेंट भी हो जाती है और बाहर नहीं आ पाती है। बट ये क्लिनिकल जजमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इफ़ योर 4 फिंगर्स आर फिटिंग इनटू द इशियल tuberosity, दैट मीन्स शी इज़ अ गुड एवरेज आउटलेट है उसका। सेम अगर आपका जो subpubic एंगल है ये भी आपको वाइड होना चाहिए। एंड दिस इज अ क्लिनिकल एग्जामिनेशन विच यू एज फिजियोज ऑल्सो मस्ट बी नोइंग वेन एवर वी टॉक अबाउट नेचुरल बर्थिंग। ये बेसिक जो 4 चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। दैट्स हाउ द पेशेंट्स आर आस्किंग वेदर माई क्लिनिकोपेल्विमेट्री इज़ राइट, वेदर इट्स एन एडिक्वेट पेल्विस। ये चीज़ हो गई आपकी ओपीडी एग्जामिनेशन में। ओपीडी एग्जामिनेशन से ये चीज़ हम लोग कंफर्म करते हैं कि दिस पेशेंट कैन बी गिवन अ ट्रायल ऑफ लेबर। वंस द पेशेंट कम्स इन लेबर, फिर क्या होता है कि रिलैक्सिन हार्मोन बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से रिलैक्सिन्स की वजह से ये मसल्स जो है यहाँ पे वो और स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से वेन एवर द बेबी इज़ डिसेंडिंग डाउन, वेन एवर देर आर स्टेजेस ऑफ लेबर विच आई टेल यू नेक्स्ट, द सेक्रम or the coccyx, this joint, sacrococcygeal joint, sometime moves back, and that's why when I say whenever you have to deliver a baby, pull it down, pull it first down, so that because this bone is mobile, ये बोन हिल ही नहीं सकता। आप बेबी को ऊपर खींचोगे तो उसका शोल्डर अटक जाएगा। इन नेक्स्ट सीरीज विल सी हाउ द बेबी इज गोइंग टू डिसेंड थ्रू द पेल्विस, बट जब भी आप बेबी को डायरेक्ट ऊपर खींचते हो ये इसमें अटक जाता है। तो आपको क्या करना है, बेबी को ऐसे नीचे खींचना है।
जब आप नीचे उसको थोड़ा प्रेशर देते हो तो ऑटोमेटिकली दिस बोन विल जस्ट मूव अवे फ्रॉम योर वे एंड इट विल कम डाउन ऑटोमेटिकली. दैट इज द होल रीजन व्हाई यू हैव टू पुश द बेबी डाउनवर्ड्स. अगेन व्हेन यू गिव फंडल प्रेशर, इफ यू कीप ऑन गिविंग multiple jerks, so what happens, because the bladder is there, the uterus is like this, jerk से वो ऐसे ऐसे हिट होगा. जब आप जेंटल और गार्डिंग प्रेशर देते हो तो ये जो यूट्रस यहाँ पे हिट हो रहा होता है, ये ऐसे जेंटली आप उसको प्रेशर देके फिर आप ऐसे इसको बाहर हेल्प कर सकते हो. कई बार क्या होता है, आप फंडल दे रहे हो, ये इसको हिट हो रहा होता है. सो फंडल का जो डायरेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू पुट इट डाउन एंड देन यू ग्रेजुअली हेल्प द बेबी कम आउट. समझा? This was about your clinical pelvimetry. For today we have to remember these 4-5 diameters. So that is how you can decide whether this patient's pelvis is going to be adequate or no. ठीक है. Now briefly, do you all know stages of labor? So stages of labor में first thing क्या होती है? We'll start with Dr. Sadhvi. So the first step is going to be before labor, that is engagement. So we have to know whether our pelvis has got engaged. Right, so these are basic cardinal steps which we have to know. Okay, so movements and position undertaken by the fetus in order to facilitate the delivery is called as your stages of labor. The first thing is engagement, जो हम लोग देखते हैं कि brim को वो cross करे. So once it crosses the brim, it is called as engagement. In primary, the engagement is around 36-37 weeks. In multi, this engagement can happen in labor as well. क्यों मल्टीज़ में लेट हेड एंगेज होता है? बिकॉज ऑलरेडी लास्ट टाइम की मेमोरी से थोड़े मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं, क्योंकि टोन थोड़ा सा लूज हो चुका होता है, तो कभी कभी वो ऊपर ही फ्लोट हो रहा होता है. जब एक्चुअल लेबर स्टार्ट होता है तब देन इट स्टार्ट्स एंगेजिंग इनसाइड. सो इट इज़ ओके इफ द हेड इज़ नॉट एंगेज्ड in case of a multi, but in case of a primary, if the head is not engaged, it should raise an alarm and you should warn the patient that we might not have a normal labor. So descent is descent into the pelvis. The head will go from here into the pelvic brim. Engagement is largest diameter of the fetal head which enters the maternal pelvis. So अगर baby का largest diameter क्या होता है? Engaging diameter. When next time we'll have the skull also, Joba ma'am will arrange the skull. We'll come to know how the anterior posterior diameter engages inside. So the next step is going to be engagement and उसके बाद में it's going to be descent. So descent is a throughout movement. So flexion. So with every uterine contraction, the pelvic inlet will encourage the flexion of the fetal chin onto the chest. The baby's chin is going to hit the chest so that it can go inside, then again it will come up, again it goes inside, again it comes out. Imagine this is the fetus, okay? ये उसका chin है, ठीक है, और ये उसका हेड का पोर्शन है, सब ऑक्सीपिट. हाउ डज इट कम? इट कम्स इन हियर, इट हिट्स द पेल्विक फ्लोर, अगेन इट्स रोटेटेड, अगेन इट कम्स इन हियर, अगेन इट हिट्स द पेल्विक फ्लोर, अगेन इट गेट्स रोटेटेड, अगेन इट कम्स इट हियर, इट हिट्स द पेल्विक फ्लोर, अगेन इट गेट्स रोटेटेड, अगेन इट कम्स डाउन हियर, इट हिट्स द पेल्विक फ्लोर एंड स्लोली विथ extension of the head, then the baby gets delivered. If it doesn't hit the pelvic floor, it will not get the rotation. So कभी कभी ये pelvic floor अगर बहुत stiff है, non cooperative है, तो फिर वो rotation नहीं होता है. तो that is one reason why it doesn't rotate. जब भी baby का head engage होता है तो वो transverse diameter में engage होता है, और फिर धीरे धीरे by 15 degrees का movement it just comes outside. Okay, so just to name the steps and to summarize, so there is going to be a descent, engagement, flexion, then internal rotation. The baby will rotate internally. अब वो बॉडी तो ऐसे ही था, सिर्फ ये रोटेट हो रहा था, ये रोटेट हो रहा था, तो इसलिए whenever the baby delivers, फिर क्या होता है जब हेड डिलीवर होता है, what do you see? Restitution. Automatically the baby's head also moves. The neck जो भी ऐसे ट्विस्ट करके निकला है वो थोड़ा सा करेक्ट होता है, and then it is followed by the delivery. So after the internal rotation, what happens? There is crowning. Okay, widest diameter of the fetal head is passed into the narrowest part of the pelvis, is visible at the vulva. Extension of the pelvic part of the presenting part. So if head is the deliverable part, तो वो extend होता है, जो भी part होता है वो extend होके ऐसे निकलता है. So an external rotation, head externally rotates to the maternal thighs as shoulders pass through the pelvic outlet. Because again shoulder is this diameter. Baby का head ऐसे आया है, तो shoulders ऐसे ही है. Baby's head will rotate, so the shoulders will also become from transverse to anterior posterior, and then the baby gets delivered. Okay, so this is how it happens. The baby's anterior shoulder just has to slip under the suprapubic dimension. That is why whenever the labor process is on, you all can attend the labor, but at that time we won't be able to tell you these steps, but you keep on summarizing this, memorizing is कि हाँ there is going to be this extension, descent, flexion, neck rotation, then external rotation, तो आपको automatically वो चीज़ें दिखेंगी. Okay, so I think it would be enough for today.
hopefully you all have understood what is it about pelvimetry. Next time with the fetal skull we'll try to see how the baby is delivered, so that we can understand with a difficult delivery what position we can have. We were talking about gynecoid pelvis जिसमें oval shapes होते हैं, कभी कभी एंड्रॉयड pelvis होता है, तो उसमें कैसे डिलीवरी होता है. गायनोकॉइड पेल्विस में ओपी बेबी नहीं डिलीवर हो पाता, लेकिन कभी कभी हमारे ओपी बेबीज डिलीवर हो जाते हैं बिकॉज वो एंड्रॉयड पेल्विस होता है. सो हाउ विल यू अंडरस्टैंड वेदर दिस पेल्विस इज एंड्रॉयड और वेदर दिस पेल्विस इज गायनोकॉइड इज आफ्टर यू लर्न सो मेनी क्लिनिकल पेल्विमेट्रीज. सो व्हेन एवर यू सी इन लेबर, डो नॉट जस्ट टेल मी कि सर्विक्स इतना डायलेटेड है, हेड स्टेशन नीचे है. यू हैव टू टेल मी कम्प्लीटली, मैम पर एब्डो फाइंडिंग्स में यूट्रस फुल टर्म लग रहा है या थोड़ा ऑलिगो लग रहा है, फ्लैंक्स फुल लग रहे हैं, एफएचएस कैसे है बेबी के, रिलैक्स्ड है पर एब्डो या कॉन्ट्रैक्शंस है, तो 10 मिनट्स में उसको कितने कॉन्ट्रैक्शन है, एक कॉन्ट्रैक्शन कितना मिनट के लिए लास्टिंग है. आपको पेट पे हाथ रख के मॉनिटर करना है कि एक कॉन्ट्रैक्शन आपका कितने सेकंड के लिए चल रहा है. इफ़ एवरी कॉन्ट्रैक्शन इज़ फॉर 45 seconds and you are getting more than 3 contraction, that means the patient is having active and good contraction. So 3 contraction lasting for 45 seconds in 10 minutes is called as a good contractions. Okay, that will tell you about the contraction. PV में how is the cervix, is it closed or open? If it is open, then how much dilated? It is 1 centimeter, 2 centimeter or 3 centimeter. Okay, so you say in centimeters. Usually the layman language is 1 finger loose, 2 finger loose. After that you don't say 3 finger loose. You can measure your 3 fingers. This is almost 3 centimeters, so you can say 3 centimeter. Once you cannot measure both the diameter of the cervix, that means it is fully dilated. And then you check about the effacement. So how is the effacement seen? Effacement क्या होता है? आपके nose को palpate करो, ठीक है? उसके बाद आपके लिप्स को पैल्पेट करो. नोज इज़ वेरी फर्म, lips are very soft, right? So nose, this is almost that the cervix is only 20% effaced, 50% effaced. If you think that it's a papery thin cervix, that means it is fully effaced. So you have to talk about open or closed, effaced or uneffaced. Effaced तो कितना effaced? Now the station, जो भी head था वो किधर है? स्टेशन हम लोग कैसे देखते हैं? इफ़ दिस इज़ योर इशियल स्पाइन, पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लो स्पाइन किधर है. अगर इशियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर ऊपर हेड है तो उसको बोलते हैं -1, -2, -3, बराबर. अगर इशियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर नीचे है तो इसको बोलेंगे हम +1, +2, एंड जब यहाँ तक आ गया तो +3, बराबर. सो +1, +2, +3 तक रहता है. यहाँ पे -1, -2 और -3 तक रहता है. -5 तक ऊपर होता है बेसिकली. सो दैट इज -5 इज अ स्टेशन हाई एंड अ फ्लोटिंग हेड. ओके, दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट द स्टेशन. देन यू हैव टू सी वेदर इट इज़ क्लोज्ड और ओपन. वो तो आपने बता दिया. स्टेशन हाई है कहाँ पे, वर्टेक्स है कि ब्रीच है, वो चीज़ें आप देखो. एंड लीक है तो कैसा लीक है, हाई लीक है, फ्रैंक लीक है कि मेकोनियम है कि क्लियर लीक है, तो वो चीज़ें आपको एक साथ. सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट पर एब्डो, टॉक अबाउट 5 थिंग्स. व्हेनेवर यू टॉक अबाउट पीवी, यू टॉक अबाउट 5 थिंग्स. देन ओनली यू अंडरस्टैंड कि ये लेबर कैसे प्रोग्रेस करेगा. ठीक है, होपफुली इट वॉज हेल्पफुल. ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपके कुछ डाउट्स है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो. हाँ, so that is done during the OPD examination. Around at 37 weeks we start examining the pelvis. So we can decide 37 या 38. अगर आपको लग रहा है कि clinically mature है बेबी तो 37 weeks पे हम लोग एक PV examination OPD में करते हैं. So that we give an idea to the patient that we might deliver normally or there might be a chance that we need a C-section. Mental preparation is important for the patient as well, right? ठीक है, and then again we do the pelvimetry in labor as well. ठीक है, ओके चलो. अब नेक्स्ट टाइम आई लास्ट दिस, देन आई टीच यू हाउ अ बेबी डिसेंड्स ड्यूरिंग द लेबर विद द मॉडल ऑल्सो. साथी, यू हैव सम डाउट? pelvis, yeah, with the baby we will see the descent, then we'll see ki why shoulder dystocia happens, how we can deal with the shoulder dystocia. What is, now we have learned normal labor. Next part will be abnormal labor. Maybe for 10-15 minutes we talk about the definitions of abnormal labor or definitions why we are doing a cesarean. There are only 10 indications for cesarean, वो हमको पता होने चाहिए. And there are only 10 indications for failure of labor. That also we should be knowing. Just basic 2-3 things when we know, we are more comfortable talking. Why do we ask patient आपका C-section क्यों हुआ था? आपको पता होना चाहिए. They should know what had happened during their uterus and the physio things. Okay? ठीक है, चलो बाय. Okay. For the postpartum thing, yes, when you attend rounds with the consultants